नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बड़े मुस्कुराते हो भाई, मैं लॉन्च हो चुका हूँ, याद रहे। नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आ चुका हूँ इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दोस्त मैं लेके आ चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। चैप्टर वाइज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उन सब के आंसर्स इस तरीके से समझाऊंगा। एमए का एग्जाम चुटकी में निकाल दोगे दोस्त। अब आपको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी हलवा लगेगा, हलवा। अरे भाई क्या है, बड़ा मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। ये टॉपिक बता दो दोस्तों, सिविल सर्विस के लिए काफ़ी जरूरी है। अगर आप यूपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम समझते हैं। हम अपना दोस्त आज जो पहली क्लास लेंगे, इस क्लास के अंदर बता देता हूँ मैं, एमए पॉलिटिकल साइंस। जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा है वो इस टाइम फर्स्ट ईयर, अगर जो दोस्त आज हम पहली क्लास ले रहे हैं, ये हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास के अंदर आज हम फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है, उनका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई इट स्टडी। यानी कि दोस्त सिंपल यह है कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए या इसका अध्ययन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारा दोस्त चैप्टर फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं क्या कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दो टॉपिक समझना है। ये दो टॉपिक समझने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कैसे लिखोगे, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। ये वो टर्म है दोस्त पॉलिटिकल साइंस का जिसने सबको परेशान कर रखा है। सच में एक बार में समझ में नहीं आता ये टर्म, लेकिन आज आपको समझाऊंगा ऐसा कि अब आपको पॉलिटिकल साइंस लगेगा हलवा। अरे भाई ये क्या चीज़ है यार, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, और हमारी कुछ टर्म और कंडीशन ये होती है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ पता नहीं है और मैं जीरो से पढ़ा हूँ ताकि सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाए। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्त पॉलिटिकल साइंस जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी एमए का फर्स्ट ईयर की दोस्तों क्लास है। इसके बाद सेकंड ईयर की क्लास लूँगा मैं, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज सभी समझाऊंगा एंड उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और जो लास्ट ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो भी क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप इग्नू के जो एग्जाम्स होता है या ये चैप्टर जो DU SUL के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं एमए में उनके लिए भी है। हाँ, ये मैं इसलिए डीपली बता रहा हूँ ताकि आप अगर सिविल सर्विस में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करते हो उसके लिए, या दोस्त नेट JRF की तैयारी करते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा। चलिए दोस्तों, पॉलिटिकल थियरी ये हमारा सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत। प्लीज़ दोस्त जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे से समझना। एक बार समझ गए ना दोस्त, मैं कसम से कह रहा हूँ कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे। क्या बात है भाई, बड़ा मज़ा आएगा। देखो यार, राज मतलब होता है राज्य, ये बहुत बेसिक चीज़ है, यानी कि स्टेट। अब मुझे पहले ये बताओ कि स्टेट कैसे किसे कहते हैं। स्टेट उसे कहा जाता है जो इन चार चीज़ों को मिला के बनता है। अब वो चार चीज़ें कौन से हैं दोस्त? पहला, उसके पास लैंड होना चाहिए यानी कि भूमि होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए और उस लैंड पर रहने वाले लोग यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के पास शक्ति, पावर होनी चाहिए दोस्त। पावर को कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर एंड सोवरेनिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। क्या होता है दोस्त इसका मतलब? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या होता है कि देश की सरकार अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर टोटली इंडिपेंडेंट हो। यानी कि जिस देश के पास, या दोस्त आप कह सकते हो, लैंड होगी, गवर्नमेंट होगी, पॉपुलेशन होगी यानी जनसंख्या, और सॉवरेनिटी संप्रभुता, इंडिपेंडेंट हो वो, तो ये चारों चीज़ जिसके पास है दोस्त वो होगी एक क्या? इंडिपेंडेंट स्टेट, उसको कहा जाएगा स्टेट। तो भारत एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि भारत के पास लैंड भी है, गवर्नमेंट भी है, पॉपुलेशन भी और सॉवरेनिटी। मोदी जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपने देश के अंदर भी आज़ाद हैं, देश के बाहर भी आज़ाद हैं। दैट मीन्स हम ऐसा नहीं कि हम कोई पॉलिसी बनाएंगे तो अमेरिका हमको आके बोलेगा अरे मोदी जी ऐसा नहीं, ये बनाइए, ये बनाइए, नहीं ये बनाइए, ऐसा नहीं होगा। हम आज़ाद हैं। हम क्या करेंगे दोस्त? हमारे देश की सरकार देश की जनता के अकॉर्डिंग, उनकी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग कानून बनाएगी। इसको इंसॉवरेनिटी कहा जाता है, जब देश की सरकार इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। 1947 से पहले हम सॉवरेनिटी नहीं
नहीं थे दोस्त, हमारे पास लैंड थी, गवर्नमेंट थी, पॉपुलेशन थी, लेकिन ये नहीं थी हमारे पास 1947 से पहले। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमारा शासन चला रहे थे। समझ में आया दोस्त? इंटरनल भी हम आज़ाद नहीं थे और एक्सटर्नल भी हम आज़ाद नहीं थे, क्योंकि लंदन से हमारा शासन चलता था, रूल चल होता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट उसे कहा जाता है जिसके पास ये 4 चीज़ हो, लैंड हो, गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो एंड सोवरेनिटी हो। स्टेट समझ में आ गया। नीति, नीति मतलब होता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कानून, यानी कि लॉ बनाना। अब दोस्त क्या है कि राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कानून तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ताकि रेगुलेट कर सके, डिसिप्लिन के साथ सब कुछ चल सके। यही तो होगा भाई। तो इसको कहते हैं हम नीति। अब दोस्त यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया कि पॉलिटिकल दैट मीन्स राजनीति का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम थियरी कहते हैं। दोस्त ग्रीक लैंग्वेज भाषा की थ्योरिया से बना है ये। और थ्योरिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है उसको समझने की प्रक्रिया, यानी कि मान लो जो भी हमारे आसपास घटना घटी है मैं उसको किस तरीके से समझता हूँ, यही थियरी है। अभी आपको सिर्फ इस तरीके से समझना जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल समझो। भी अभी मैं आगे आऊँगा, जैसे जैसे आगे बताते जाऊँगा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। अभी तो आपने देख लिया पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन दोस्त अभी हमारे जब हम एडवांस लेवल पे आते हैं तो हमें ये समझना होता है आखिर ये पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। दोस्त अभी जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने आपको कि राजनीतिक सिद्धांत ये होता है, लेकिन नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। आपको अब एमए लेवल पे पढ़ना है, एमए के यूपीएससी या सिविल सर्विस के लिए, तो आपको पता होना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत का एक्चुअल मीनिंग। यानी कि दोस्त राजनीतिक सिद्धांत करता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत करता क्या है, ये काम क्या करता है राजनीतिक सिद्धांत। सिंपल दोस्त बताऊं तो पॉलिटिकल थ्योरी का काम क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी, इससे पहले आप ये समझो देश का संविधान क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हर देश के अंदर होता ही है लगभग, और वो दोस्त सरकार को भी कुछ देता है, गवर्नमेंट को भी कुछ देता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एंड देश में रहने वाली पॉपुलेशन यानी जो सिटीजन है, जो जनता है, उसको भी संविधान से कुछ ना कुछ मिलता है। क्लियर ये चीज़ समझ आया आप सभी को। अगर दोस्त हम इसके एक्चुअल मीनिंग पे जाए, इसके डीपली बैकग्राउंड पे जाए, तो आपको बहुत आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले जाना पड़ेगा, जब पॉलिटिकल के फादर एरिस्टोटल के टाइम पे जाना पड़ेगा हमें, जहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पे दोस्त सबसे पहले पॉलिटिकल कह सकते हो कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और पॉलिटिकल का मतलब वहाँ पे उस टाइम हुआ करता था, जो भी स्टेट हुआ करता है दोस्त, वहाँ पे सिटी स्टेट कहा जाता था। सिटी स्टेट का मतलब हुआ ये कि जो भी स्टेट के अंदर लोग रहते हैं वो स्टेट के लिए जो भी कानून बनाया जा रहा है उस कानून में वो पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के बाद डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया जो है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करें। यानी कि जो भी कानून बन रहा है वो सलाह मशवरा से बन रहा हो, यानी कि स्टेट की एक्टिविटी में, सरकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही पॉलिटिकल कहलाता है, यानी पॉलिटिक्स कहलाता है। सिंपल क्या कहलाता है दोस्त, पॉलिटिक्स कहलाता है। ये तो दोस्त एरिस्टोटल के टाइम पे था। एथेंस और स्पार्टा ये सब वो जगह है जो ग्रीक की, ये कुछ मैं स्टेट के नाम बता रहा हूँ जहाँ से ये सब उठ कर आया है। लेकिन आज के टाइम हमें समझना है, और इन सब को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इन सबको भी आपको समझना है कि पॉलिटिक्स कहाँ से आया, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे समझा, तो इस थिंकर के व्यूज़ क्या रहे, ये सब आपको समझना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट बता देता हूँ, जब भी दोस्त अगर आपको इंटरव्यू लिखना होगा या पॉलिटिकल साइंस से का मतलब बताना होगा या पॉलिटिकल थ्योरी का स्पेशली मतलब क्या होता है, तो आप चुटकी में बता दोगे। चलिए दोस्त मैं आपको मेन मुद्दे पहले बता देता हूँ। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि संविधान देश के अंदर सरकार को भी कुछ देता है और जनता को भी कुछ देता है। इस तरीके से दोस्त संविधान क्या करता है, संविधान संतुलन बनाने का काम करता है। संविधान क्या करता है, संतुलन बनाने का काम करता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन, यानी कि उस देश के जो नागरिक हैं, जो जनता है, उन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। लेकिन संविधान किसको कितना दे ये कैसे पता चलेगा, अब समझना दोस्त, यही ये मेन पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ। संविधान ये बताता है कि संतुलन बनाने का काम करता है, ये गवर्नमेंट को भी देता है और सिटीजन को भी देता है। गवर्नमेंट को अधिकार देता है, अधिकार मतलब पावर देता है, और जनता को अधिकार भी मिलती है। यही सब ना होता है भाई। अब संविधान ने तो हमें ये बता दिया, लेकिन तो पॉलिटिकल थ्योरी का क्या काम है।
पॉलिटिकल थ्योरी का ये काम है कि राजनीतिक सिद्धांत ये करता है कि व्यक्ति को क्या मिलेगा और सरकार मतलब राज्य को क्या मिलेगा। इसलिए जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का ये कहना है कि व्यक्ति को कितना क्या मिलना चाहिए, अधिकार, व्यक्ति को कितना अधिकार मिलना चाहिए, समझे। और दूसरा, राज्य को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए, राज्य को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए, पावर्स मिलनी चाहिए, राज्य को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए, और एक जो व्यक्ति है उसको कितनी अधिकार या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं फिर से दोस्त रिपीट करूंगा, सही से समझना। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता या अधिकार मिलनी चाहिए, किस हद तक मिलनी चाहिए, और ये राजनीतिक सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि राज्य को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए। क्लियर है। राजनीतिक सिद्धांत का मेन जो काम है, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य को शक्तियों का बंटवारा करता है और ये बताता है कि हमें राज्य को क्या काम है, राज्यों का कार्य क्या है, राज्यों का क्या काम होगा, राज्यों की क्या पावर्स होगी, राज्य इतना काम कर सकता है, राज्य इस हद में होकर काम कर सकता है, राज्य इस लेवल पे काम कर सकता है। और राजनीतिक सिद्धांत ये भी बताता है कि एक व्यक्ति को किस हद तक स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार मिलेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको तो समझ में आया इतना। अब इसी चीज़ को बताने के लिए कि व्यक्ति को अब जब दोस्त मैंने आपको ये बता दिया कि राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी और राज्य को कितने पावर्स यानी कितनी शक्तियाँ मिलेगी, यह हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। अब इसी चीज़ को बताने के लिए कि स्टेट को कितनी पावर मिलनी चाहिए और व्यक्ति को कितनी इंडिपेंडेंस लिबर्टी मिलनी चाहिए, इसी के लिए दोस्त कई सारे थ्योरीज आ गए, बहुत सारे थ्योरीज आ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले दोस्त क्या हुआ, थ्योरीज आया, देखा जाए तो समय समय पे थ्योरीज आते चले गए। किसी का कहना है कि नहीं सारी पावर्स स्टेट को मिलनी चाहिए, कुछ कहता है नहीं स्टेट को नहीं मिलनी चाहिए, कुछ का कहना है नहीं बैलेंस पे बना के चलना चाहिए। एग्जाम्पल दूँ, अब आपको समझ में आएगा कि इसमें राजनीतिक तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन थ्योरी वर्ड क्यों जोड़ा गया, सिद्धांत वर्ड क्यों जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया यही बताने के लिए ऐसे काफ़ी सारे सिद्धांत आए कि व्यक्ति को, लोगों को कितनी स्वतंत्रता, कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए और स्टेट को यानी गवर्नमेंट को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए। यही बताने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपनी विचार दी और ये विचार यूनिवर्सल रूप से मानी गई। यूनिवर्सल रूप से दो साथ पढ़ा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं यह विचार एक ही जगह पे हो, सभी जगह फैली, इसलिए इसको थ्योरी कहा जाता है। थ्योरिया वर्ड से निकला है थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी थ्योरी निकलती है। हम सब दोस्त क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो थ्योरी आके बता रही है, क्या बता रही है समझिए। ये सबसे पहले आती है अराजकतावाद। और पहले मतलब का ये है कि अब थ्योरीज आएगी, अब वो अपने अपने बारे में बताएगी कि अच्छा भाई व्यक्ति को ये मिलना चाहिए और स्टेट को ये मिलना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन को, इंडिविजुअल को ये इतने लिबर्टी मिलनी चाहिए और स्टेट को इतनी पावर मिलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आप सभी को। दोस्त एक थियोरी है अराजकतावाद, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं अनार्किज्म। अनार्किज्म का क्या कहना है, नहीं स्टेट को बिल्कुल भी पावर नहीं मिलनी चाहिए। ये स्टेट को पावर मिल गया ना तो स्टेट क्या करेगा, लोगों का दमन करेगा, ये शोषण एक्सप्लोटेशन करेगा। नहीं, स्टेट को खत्म करो, स्टेट को मिलना ही नहीं चाहिए, स्टेट रहना ही नहीं चाहिए, स्टेट ही सभी समस्याओं का जड़ है, खत्म कर दो स्टेट को। स्टेट को खत्म करने की बात करता है और व्यक्ति को हद से ज़्यादा लिबर्टी मिलना चाहिए, वो जो चाहे वो करे, उसमें जो मर्जी हो वो सब कुछ करे, उसकी मर्जी, उसको को रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है दोस्त, अराजकतावाद, अनार्किज्म। इसलिए दोस्त इसको इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे थ्योरी ये आया, ये बोलता है नहीं स्टेट होना ही नहीं चाहिए भाई, सब कुछ व्यक्ति को मिलना चाहिए। दैट मीन्स व्यक्ति को लिबर्टी ज़्यादा मिलना चाहिए, स्टेट होना ही नहीं चाहिए। अब ये कहता है। इसके बाद एक थ्योरी आया भाई, बुढ़वा कहीं का बेकार कह रहा है, तो सब कुछ स्टेट को नहीं व्यक्ति को मिल जाएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, है। अब एक नया थ्योरी आ गया है, उदारवाद, लिबरलिज्म। ये बोलता है कि नहीं व्यक्ति के प्रति उदार हो लेकिन स्टेट को भी मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या बोलता है कि राज्य को और व्यक्ति को दोनों को ही समाज में होना चाहिए, तभी एक सोसाइटी, सभ्य सोसाइटी रह पाएगी। लेकिन स्टेट को मिनिमम काम करने का अधिकार होना चाहिए। समझे दोस्त, अभी मैंने क्या बताया कि राजनीतिक मतलब तो हमें समझ में आ गया था। तो सिद्धांत में अब बहुत सारे आएंगे सिद्धांत
थियोरीज आएंगे जो हमें ये बताएंगे कि व्यक्ति को कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए और स्टेट को कौन कौन सी पावर्स मिलनी चाहिए। इसी में अराजकतावाद ने कहा कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, सब कुछ लिबर्टी मिलना चाहिए, व्यक्ति को सब कुछ मिल जाना चाहिए बस। इसके बाद एक थ्योरी आगे बोलता है कि नहीं, लिबरलिज्म आए, वो कहता है कि नहीं, स्टेट हो लेकिन ये मिनिमम काम करे, ये कम से कम काम करे, लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करे, लोगों को हेल्थ देखे और एजुकेशन देखे, बस अपना साइड रहे, बाकी लोगों को लिबर्टी ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्त लिबरलिज्म ने ये नहीं कहा कि स्टेट को ख़त्म कर दो, स्टेट होना चाहिए बट स्टेट कम से कम काम करे और लिबर्टी ज़्यादा मिल जाए व्यक्ति को, लोगों को। इसी में और भी थ्योरीज आने लग गई भाई। नेक्स्ट दोस्तों उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या कहता है? जर्मी बेंथम वगैरह ये सब आगे, जेम्स मिल वगैरह, ये अभी मैं थिंकर्स का नाम इसलिए नहीं बता रहा, आप याद नहीं कर पाओगे अभी अचानक से, मैं आपको सब इसका मतलब बता रहा हूँ कि ये सब थ्योरीज आई कैसे या पॉलिटिकल के साथ थ्योरी लगा कैसे, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाने लग गया। समझ में आ गया दोस्त? ऐसा बताऊंगा खोपड़े में छेद होकर घुस जाएगा सारा खोपड़े में, आपका कभी भूलोगे ही नहीं। उपयोगितावाद। अब उपयोगितावाद कहता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आएगा ऐसे, ये आके बोलता है कि व्यक्ति को तो मिले ही मिले, राज्य को भी मिलना चाहिए। तो कह सकते हो कि ये उदारवाद का यानी लिबरलिज्म का दूसरा ही पे, इसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, उपयोगितावाद कहा जाता है। ये क्या कहता है कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख हो रहा होगा तो समझ लो दोस्तों सही है। ये बोलता है अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख होना चाहिए, यानी कि अधिकतम सुख होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुख हैं, खुश हैं, तो सब कुछ ठीक है। यानी कि दोस्त ये भी स्टेट को मिनिमम काम करने की बात करता है। ये बोलता है दोस्त स्टेट के पास मिनिमम ही राइट्स होने चाहिए, पावर्स होना चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिबर्टी मिलना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। उपयोगितावाद। अब इसके बाद आता है अलग ही एक आ जाता है झोलमोल, वो कौन होता है भाई? साम्यवाद। इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। ये दोस्त बड़ी भयंकर थ्योरी है। ये दोस्त 1818 में जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का जर्मनी के अंदर। ये कार्ल मार्क्स की दी गई थ्योरी है जिसको कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। सोशलिज्म भी दोस्त कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो आप आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस के अंदर। लेकिन सिंपल आपको समझना ये है कि ये थ्योरी कहती क्या है। देखो दोस्तों क्या हुआ, 1750 से लेकर 1850 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, मशीन आ गए हाथों की जगह पे। तो जिसके पास पैसे था उन्होंने मशीन ले लिया, जिसके पास पैसा नहीं था बेचारे वो मजदूर बन के रहने लग गए। तो पैसे वाले पैसे होते चले गए, हम गरीब होते चले गया। अब ये पैसे वाले एक्सप्लोटेशन करने लगे गरीबों का, उनसे काम तो ज़्यादा लेते लेकिन मजदूरी बहुत कम देते हैं, ओवरनाइट लगवाते, उनसे पैसे नहीं देते। अब शोषण बढ़ता चला गया। इसी शोषण को बढ़ने के कारण कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी जिसको समाजवाद और साम्यवाद के नाम से जाना गया। अब इस थ्योरी के तहत क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राज्य है ना दोस्तों, राज्य को इसके ऊपर, राज्य के ऊपर सभी अमीर लोगों का अधिकार हो जाता है। जितने भी अमीर लोग हैं इन्होंने कब्जा कर लिया है, इसलिए राज्य से जितने भी पूंजीपति कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिज्म ये विचारधारा खत्म कर देनी चाहिए। दोस्त कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है उदारवाद, क्योंकि ये कहता है कि राज्य कम से कम काम करे, व्यक्ति सब कुछ लिबर्टी है, इकोनॉमिक मामले में, पॉलिटिकल मामले में तो सब कुछ जो चाहे वो अपना ट्रेड कर सकता है, अपना व्यापार बढ़ा सकता है। लिबरलिज्म बात करता है कैपिटलिज्म की। लेकिन यहाँ पे जो साम्यवाद है ये बोलता है कि नहीं, कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि स्टेट के ऊपर जो अमीर लोग हैं इनका राइट होता है। अब ये क्या करते हैं, अमीर लोग स्टेट के ऊपर अपना कब्जा बना के गरीबों को शोषण कर रहे होते हैं। इसलिए अब क्या करेगा दोस्त, साम्यवादी यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि सभी कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों की पूंजी, उनके कैपिटल जो उनकी संसाधन है, रिसोर्स, उनको छीन लिया जाए और सभी मजदूरों में बराबर बांट दिया जाए और सभी उनको ख़त्म कर दिया, उनकी रिसोर्स सब कुछ ख़त्म कर दिया। यानी समाज में इक्वलिटी लाने की बात करता है ये। और जब समाज में इक्वलिटी आ जाएगी तो उसको बोला जाएगा समाजवाद के कंडीशन, सोशलिज्म के कंडीशन, और स्टेट के ऊपर सभी जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, उनका अधिकार हो जाएगा। अब वो देश को चलाएंगे और आने वाले समय में ऐसा होगा कि सब अपने आप ही शासन करना सीख जाएंगे, तो स्टेट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसलिए स्टेट को ही ख़त्म कर देंगे। तो स्टेट नहीं रहेगा तो कोई बड़े बड़े या अमीर जो लोग होते हैं उनका स्टेट पे अधिकार भी नहीं होगा, इससे शोषण भी नहीं होगा। जब स्टेट ख़त्म कर दिया जाएगा उसको साम्यवाद यानी कम्युनिज्म कहा जाएगा।
और जब स्टेट होगा लेकिन समाजवाद होगा, सभी में समानता आ गई होगी, उसको समाजवाद कहा जाएगा। लेकिन इसमें स्टेट है और जब स्टेट खत्म होगा उसको साम्यवाद कहा जाएगा। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म, समाजवाद और साम्यवाद, ये दोनों थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, जिसमें ये कहता है कि पूंजीपति को खत्म कर देना चाहिए और राज्य को भी खत्म कर देना चाहिए। यानी कि दोस्त ये भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी देने की बात करता है और इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ ऐसी भी थ्योरीज है जिन्होंने बोला नहीं भाई सब कुछ स्टेट ही है, जैसे दोस्त डिक्टेटरशिप वाली काफ़ी थ्योरीज है। अधिनायकवाद, जिसमें दोस्त मुसोलिनी इटली को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहता था, वो ये कहता था कि देश की सरकार ही सर्वोच्च है, सुप्रीम है, उसके अगेंस्ट में जाने वाला बंदा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसमें दोस्तों फांसीवाद, मुसोलिनी, इसके ही तरह ही देश सेम कुछ बातों में सेम नाजीवाद भी रहा। हिटलर है, अब हिटलर ने देखो दोस्तों किस तरीके से इसने मतलब कि जनसंहार भी किया, जैसे तो सभी यहूदियों को मरवा देना, प्लस स्टेट सुप्रीम है, अपने आप को तो सुप्रीम मानना। तो हिटलर की ये पॉलिसी रही जिसमें स्टेट को सबसे ऊपर रखा गया। फांसीवाद में भी स्टेट को सबसे ऊपर रखा गया। तो देखा जाए तो अधिनायकवाद भी, तो इन सब थ्योरीज में अब देखा जाए दोस्त, इतने आपने इन सब को समझ लिया। अब इसे कॉमन सब चीज़ निकाल सकते हो कि अनार्किज्म क्या कहता है, इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस से लिबर्टी मिलनी चाहिए, स्टेट को नहीं, स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए। लिबरलिज्म कहता है कि व्यक्ति और स्टेट यानी पर्सन और स्टेट दोनों होना चाहिए, बट व्यक्ति यानी पर्सन को एक इंडिविजुअल को लिबर्टी ज़्यादा मिलना चाहिए और स्टेट मिनिमम काम करें, मैक्सिमम काम लोग अपने आप ही कर लेंगे। तो यूटिलिटेरियन यानी कि उपयोगितावाद क्या कहता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुख हैं तो उनको लिबर्टी ज़्यादा मिलनी चाहिए, स्टेट को कम राइट्स देने की बात करता है। साम्यवाद बोलता है कि स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए, इससे क्या होगा जो शोषण जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड दोस्त इसके बाद आ जाता है अधिनायकवाद, जैसे कि फांसीवाद क्या क्या कहना है, फांसीवाद कहता है कि सुप्रीम स्टेट ही होना चाहिए, नाजीवाद सुप्रीम स्टेट होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों और भी है, ऐसा नहीं है जैसे यही एक हो गया। जैसे दोस्त कहा जाए तो और भी थ्योरीज है, जैसे कि मान लो अब रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी कौन सी थ्योरी, रूढ़िवादी। दोस्तों रूढ़िवाद का क्या कहना है, रूढ़िवाद का ये कहना है कि कंजर्वेटिज्म दोस्तों जिसको कहा जाता है, रूढ़िवाद को कंजर्वेटिज्म, कि जो भी परंपराएं चले आ रही हैं हमारी, हमें उसको ही मानकर एक स्टेट को चलाना चाहिए। यानी कि एक स्टेट को जो हमारी परंपराएं हैं हमें उनको मानकर स्टेट को चलाना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्त इस तरीके से एक राजनीतिक सिद्धांत बनता है। राजनीतिक मतलब स्टेट को चलाने के लिए बनाए गए कानून है ना, सिंपल लोगों के लिए कानून जो बनाए जाते हैं। लेकिन अब एक स्टेट को क्या मिलना चाहिए, कौन कौन से पावर्स मिलने चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और एक पर्सन एक इंडिविजुअल को कितनी लिबर्टी मिलना चाहिए, इसीलिए काफ़ी सारी थ्योरीज आई हैं। इसलिए दोस्त ये बन गया है पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे समझ में आज तक दोस्त मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो पॉलिटिकल मतलब तो आपको आसानी समझ आ चुका होगा, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, जो हम सब करते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। हम सब डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम सब वाद विवाद करते हैं, हम सब डिबेट करते हैं, हम सब वार्ता करते हैं, हम सब किसी भी चीज़ पे टॉपिक पे आपस में दोस्तों बातचीत करते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स की तो एक पार्टिसिपेशन की बात जहाँ पे भी आती है, एक ग्रुप डिस्कशन की जहाँ पे बात आती है, वो सब के सब पॉलिटिक्स है। इसको मैंने डीपली में समझाया मेरे दोस्त, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत का मतलब जो होता है ये आपको बताना है, जिसमें एक राज्य को किस हद तक कितनी शक्तियाँ मिलनी चाहिए और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता और अधिकार मिलनी चाहिए। ये एक इशू एक मुद्दा पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें इसका अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि हम ये पता या डिसाइड कर सके कि राज्यों को कितनी पावर मिलनी चाहिए और व्यक्ति को कितनी अधिकार या लिबर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्त दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी थ्योरी ने आज तक ऐसा कोई मतलब कि सटीक इसमें से कोई थ्योरी नहीं हो पाया जिनमें से हम एक थ्योरी को सिंपल मान लें। हम इसको भी नहीं मान सकते कि भाई स्टेट को ही ख़त्म कर दे। हम दोस्त उदारवाद को भी पूरा तरीके से अगर देखा जाए तो आज तो भाई सिंपल उदारवादी चल रही है, लिबरलिज्म चल रहा है आज, कैपिटलिज्म का पॉलिसी चल रहा है आज तो, क्योंकि स्टेट मिनिमम ही काम कर रही है। ग्लोबलाइजेशन की सोसाइटी है हमारी, मिनिमम काम ही स्टेट करती है, बाकी सारा काम तो अंबानी डानी जैसे लोग कर लेते हैं भाई, है ना। तो उपयोगितावाद देखा जाए तो कुछ इसको भी मिक्स किया साम्यवाद ये फेल हो गया, पास हो ही नहीं पाया। फांसीवाद नाजीवाद उसने एक टाइम पे था, मुसोलिनी इटली के टाइम दोस्त हिटलर के टाइम पे नाजीवाद रहा। तो ये सब थ्योरीज थे
एक टाइम पे, है ना। तो इनमें से कोई भी एक थ्योरी अगर देखा जाए तो 100% माना जाए कि कौन सी इसमें से एक थ्योरी 100% सही है, करेक्ट है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ दोस्त, इनमें से कुछ हद तक ठीक है, जिनको हमने दोस्त लिबरलिज्म का है, और आज की जो पॉलिसी हमारी वो लिबरलिज्म की पॉलिसी ही चल रही है। जैसे कि डेमोक्रेसी को देखते हैं हम, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, डेमोक्रेसी की भी दोस्त अपनी कमियां हैं। जब मैं इस डेमोक्रेसी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा मैं। हाँ, लेकिन ये डेमोक्रेसी और अन्य शासन के जो तरीके हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो दोस्तों डेफिनेशन हुई, ये लोगों के दिल में जाके छा गए। हाँ भाई, लोगों का शासन, लोगों के लिए लोगों का शासन होगा तो अच्छा लगेगा भाई, इस तरह की डेमोक्रेसी चल पड़ा। तो थ्योरी कोई भी 100% करेक्ट नहीं है आज तक, तो इस टाइम तो जब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे आने टाइम में क्या पता भाई, आप में से कोई विद्वान निकल जाए, थ्योरी दे दे, हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपका भी एक थ्योरी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, है, आपका भी थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर मैं, समझे भाई। चलिए भाई, अब बात आती है कि आपको क्या करना है, इतना ही पढ़ के छोड़ देना है? नहीं मेरे दोस्त, ये जो मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बस अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा टॉपिक हलवा हो गया। अभी अब एमए पॉलिटिकल साइंस हलवा हो जाएगा आपके लिए, हलवा पूरा यूँ समझ में आएगा, पूरा सब दिमाग में भर जाएगा, खोपड़े में डाल दूंगा, आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन दोस्त, अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा और डीपली समझो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे लगता है कि जब ये मैंने ऑलरेडी पहले ही समझा रखा है तो फिर से उसी चीज़ को वापिस समझाना अच्छा नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप दोस्त जाके चेक करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आपको कुछ लिंक्स दिए हैं वीडियोस के, एक एक करके दोस्त, लगभग वो 6 से 7 लिंक्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपको उन सभी वीडियोस को देखनी, जिसमें सबसे पहले मेरी वीडियोस ये होगी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको भी मैंने, ये मेरी सबसे पहली वीडियो, कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड दोस्त, ये जो हमारी है व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, ये टॉपिक आपका ये क्लियर करेगा, ठीक है, ये वीडियो। एंड राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्या है, क्या आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस है, क्या ये आज ज़रूरी है, ये वीडियो आपकी ये चीज़ क्लियर कर देगा। एंड में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स, जो भी आज हमने पढ़ा है इसके, ठीक है। तो इन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैसे लगी आपको ये आज की ये क्लास, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, और हमें इसका स्टडी क्यों करना चाहिए, व्हाई इट्स स्टडी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना। एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं पहली वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट चैप्टर पहली वीडियो है, आप इसको शेयर करोगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो यार, सबको बता दो कि मैं आ चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। इग्नू के लिए दोस्तों वीडियो हेल्पफुल है, डीयू के लिए, एसयूएल के लिए, और तमाम यूजीसी इंटर में जो भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है पूरे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, उनके लिए भी दोस्तों हेल्पफुल है। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जिनका ऑप्शनल दोस्त पॉलिटिकल साइंस होने वाला है यूपीएससी के अंदर, उनके लिए भी भाई स्वागत है। बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ कर जाना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा आप सभी के, ताकि आप डीपली भी पढ़ सको। चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लेना, लाल बटन दबा के, रेड बटन दोस्तों आपको दिख रहा होगा लाल बटन, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना। मेरे दिल का मेंबर बन जाओगे, वो भी बटन भी लाल है, मेरा दिल भी लाल है, लाल लाल हो जाएंगे आज हम, ठीक है। एंड लाइक करके इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी दोस्तों सजेशन देना हो, मुझे कुछ भी कहना हो, कोई डाउट पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता हूँ। मैं मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुस्कुराते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।